यूपीएससी मेंस 2024 एग्जाम हो गया। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी, बहुत सारे बच्चों की ये जिज्ञासा थी कि फिलॉसफी का पेपर कैसा हुआ, कैसे प्रश्न आए, प्रश्न का स्तर क्या था, जो प्रश्न पत्र था, जो क्वेश्चन पेपर था, आखिर उसका स्टैंडर्ड क्या था। जो नए बच्चे हैं उनकी एक यूनिवर्सल क्वेरी होती है कि अगली बार जब हम तैयारी करेंगे तो हम किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें। वैसे तो आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर बहुत विद्वान लोग, बहुत टीचर्स, एजुकेटेड लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एग्जामिन भी कर रहे हैं, इसको एलोबरेट भी कर रहे हैं। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आया, इसका उत्तर क्या था, इसको उत्तर को आप ऐसे लिखिए, वो अलग सेक्शन है। वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर मिल गया है। आप लोगों को भी अगर वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके या हमें संपर्क करके आप बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी मैं सिर्फ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो सिर्फ हम यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये असंभव है, फिर भी हम एक प्रयास करते हैं कि आखिर यूपीएससी किस तरीके से फिलॉसफी के अंदर ट्विस्ट कर रहा है। हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे यहां पर इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी की। रिलीजियस और सोशल फिलॉसफी हम अगले क्लास में देखेंगे। इंडियन और वेस्टर्न के अंदर अगर हम शुरुआत करें इंडियन के साथ, ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इंडियंस से लगभग सारे सेक्शंस एग्जामिनर ने कवर किए हैं, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हुए हैं। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट इस बार देखने को मिला। लास्ट अगर आप 2 3 4 इयर्स को एक बार के लिए अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे वेदांत का जो सेक्शन था वो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा था। कभी 70 नंबर का वेदांत आ गया, कभी 80 नंबर का वेदांत आ गया, ये लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो इस बार का भी एक प्रोडिक्शन था जो लगभग मेरा अकेले का नहीं, ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशंस का था कि वेदांत हॉट टॉपिक है, वेदांत हॉट टॉपिक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेदांत से केवल एक सिंगल क्वेश्चन आया 10 नंबर का। ओवरऑल वेदांत का सेक्शन एकदम डाउन कर दिया गया। मैंने क्या कहा, यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ना अपने आप में असंभव काम है। जहां सभी लोग वेदांत की तैयारी कर रहे हैं वहीं वेदांत का क्वेश्चन ही केवल एक आता है 10 नंबर का, और वो भी कोई बहुत टिपिकल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन। दूसरी बात, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक बात कही थी और उससे लास्ट टाइम भी मैं लगातार आपसे एक बात कह रहा हूं। यूपीएससी लॉजिक्स के ऊपर काम कर रहा है, यूपीएससी न्याय के ऊपर काम कर रहा है, न्याय फिलॉसफी के ऊपर यूपीएससी लगातार इनडायरेक्टली अपनी नजरें बनाए हुए। और वो दिन दूर नहीं जब आपके मेंस के पेपर के अंदर लॉजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, जबकि सिलेबस में आप लोग देखते हैं लॉजिक्स का सेक्शन नहीं है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि लॉजिक्स का सेक्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो एक गलत बात है। नहीं, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी का, तो इंडियन फिलॉसफी का जो न्याय दर्शन है वही भारतीय दर्शन परंपरा का तर्क शास्त्र के ऊपर काम करने वाला विद्यालय है। इंडियन फिलॉसफी में जो लॉजिकल स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो न्याय दर्शन है। और जब मैं कहता हूं न्याय दर्शन का अनुमान, तो वहां इनडायरेक्टली मैं कह देता हूं न्याय दर्शन का तर्क, क्योंकि अनुमान को तर्क के द्वारा भी साबित किया जाता है। और न्याय दर्शन ने तर्क को कभी इग्नोर नहीं किया, न्याय दर्शन ने तर्क को स्वीकार किया है। इसलिए, और यही इस बार देखने को मिला, बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। अकेले अगर मैं सिर्फ न्याय वैशेषिक की बात कर सॉरी न्याय और मीमांसा की बात मैं अगर करूं तो 70 नंबर का केवल न्याय और मीमांसा आया है। 70 नंबर का न्याय मीमांसा। इसमें भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि लगभग 20 + 15 + 15, लगभग 50 नंबर का। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक और पीछे क्वेश्चन था जो 10 + 10 नंबर का है। इस प्रकार 70 नंबर केवल न्याय और मीमांसा लेकर चले गए। थर्ड थिंग, मैंने हमेशा आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो नास्तिक दर्शन है, चारवाक, जैन और बुद्ध, क्वेश्चन बहुत सिली क्वेश्चंस आते हैं लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि लास्ट टाइम चारवाक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे, उससे लास्ट टाइम भी ठीक है, ऑन एवरेज था। इस बार चारवाक फिर से पिक्चर में आया और 30 नंबर चारवाक लेकर चला गया। अगर आप जैन और बुद्ध को पढ़ेंगे तो 15 15 नंबर के जैन और बुद्ध हैं। इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं 60 नंबर के चारवाक, जैन और बुद्ध अकेले हैं।
और चारवाक जैन बुद्ध को पढ़ने में ज्यादा समस्या भी नहीं होती है। एक बार आप कंसेप्ट देख लीजिए, आपका काम खत्म। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चारवाक जैन बुद्ध न्याय और मीमांसा को अगर मैं हटा देता हूं तो देखिएगा सांख्य दर्शन, इसके बाद थर्ड नंबर सबसे बड़ा टॉपिक बना जिसमें 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये 15 और 10 नंबर के थे। इसके अलावा अरविंद से भी एक महर्षि अरविंद से भी 15 नंबर का प्रश्न आया था। सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ वो वेदांत दर्शन को हुआ, केवल एक छोटा सा 10 नंबर का प्रश्न आया। बड़े प्रश्नों में तवज्जो नहीं दिया गया, छोटे प्रश्न के अंदर ही इन्हें सेटिस्फाई कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेदांत दर्शन को अब ना पढ़े, नहीं, ये फिर से ट्विस्ट मारेगा, ये फिर से घूमेगा, वेदांत फिर से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले साल के लिए वेदांत फिर से तैयार कर लीजिए, शंकराचार्य रामानुजाचार्य को फिर से तैयार कर लीजिए। और मैं कहता हूं केवल इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु तक आप सब कुछ पढ़ लीजिए। प्रश्न फिर से आएंगे, वेदांत के प्रश्न फिर से आएंगे। वेदांत सिर्फ एक बार के लिए बैकफुट पे गया है, ये फिर से उठकर आएगा। तो ये इंडियन फिलॉसफी का एनालिसिस था, पेपर बैलेंसिंग था, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, बट हाँ कुछ जगह पर इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, कुछ जगहों पर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, क्वेश्चन को एकदम ही घुमा दिया। अगर आप देखेंगे एक थ्योरी है अभिहितान्यवाद वाली, जो कि शब्द मीमांसा के अंदर काम में ली जाती है, इन पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछा, इनडायरेक्टली। अब अगर किसी ने पढ़ा होगा तब तो वो इसको जीत पाएगा, लिख पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। तो लगभग 10 से 20% क्वेश्चंस ऐसे भी रहे जो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे गए, इनडायरेक्टली कुछ और लगा करके पूछ लिया गया। और अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो गए तो इंडियन फिलॉसफी आपको डेंट देगी, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 70% क्वेश्चन पेपर ठीक था, ऑन एवरेज था, आसान नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। जो विद्यार्थी एक या दो बार अच्छे से सिलेबस कर चुका है उसके लिए इंडियन फिलॉसफी ज्यादा टिपिकल नहीं था। लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें आप लिख सकते हैं, कहीं पर आपकी कलम रुकेगी नहीं, मतलब कि ठीक है यार, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया कि मैं शुरुआत कैसे करूं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में इस बार एक अनोखा ही ट्विस्ट देखने को मिला, अनोखा ही तरीका देखने को मिला। यहां पर किसी को भी ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए, किसी को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, सभी से क्वेश्चन पूछ लिए गए। और कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी को थोड़ी ज्यादा तवज्जो के साथ इन्होंने पेश किया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैंने जो निकाला है, डिकॉट, लिबनिट्ज, बर्कले, ह्यूम, हीगल, यहां से कोई प्रश्न नहीं आए, ये एब्सेंस टॉपिक थे, ये उपस्थित ही नहीं थे। इसके अलावा अगर आप पूरे सिलेबस को देखेंगे, प्लेटो और अरस्तु केवल 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए। एक टाइम था, एक टाइम इन द सेंस आज से 2-3 साल पहले कि आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्लेटो और एरिस्टोटल अकेले कम से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, केवल 10 नंबर। अगर आप देखेंगे इमैनुअल कैंट, 25 नंबर इमैनुअल कांट को दिए गए। इसके अलावा मूर है, विटगेंस्टीन, किरकेगार्ड, लॉक, स्पिनोजा, रसल, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, बुद्धिवाद, अनुभववाद, रसल, क्वाइन, लगभग सभी से एक 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 दो क्वेश्चन 10-10, 15-15 नंबर के सभी से पूछे गए। तो यहां पर ये अगर आप देखेंगे, वैसे वेस्टर्न फिलॉसफी अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। इंडियन फिलॉसफी में एक थोड़ा सा हमें सहूलियत ये होती है कि इंडियन फिलॉसफी का सिलेबस छोटा है, छोटा इन द सेंस वहां पर केवल हमें 10 या 12 थिंकर्स ही पढ़ने हैं इंडियन फिलॉसफी में। दूसरी बात, इंडियन फिलॉसफी में सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप जैन दर्शन पढ़ रहे हैं और बुद्ध के बारे में आप भूल गए हैं तो आप जानते हैं ये दोनों के दोनों नास्तिक परंपरा से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसा सोचते हैं। और मजेदारी वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं पर ये लोग जुड़ भी जाते हैं आपस में। उसी तरह अगर आप आस्तिक दर्शन में देखेंगे, मान लीजिए आपने मीमांसा नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता है कि मैंने वेदांत पढ़ा हुआ है, तो आप लिंकअप कर सकते हैं। ओवरऑल जैसा मैंने आपसे कहा, एक नास्तिक दर्शन हटा दीजिए, एक सेक्शन, उसके बाद आप देखिएगा न्याय वैशेषिक सेकंड सेक्शन, सांख्य योग थर्ड सेक्शन, मीमांसा वेदांत फोर्थ सेक्शन, एंड महर्षि अरविंद एक कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफर फिफ्थ सेक्शन। ओनली 5 सेक्शन पूरे इंडियन फिलोसफी से आते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में अगर आप देखेंगे तो 10 सेक्शन आपकी नॉर्मल वेस्टर्न फिलोसफी में, जिसको आप ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी कहते हैं, और 10 सेक्शंस या मोर देन 10 सेक्शंस आपके कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी।
मोर देन 10 में इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि मैंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म का बात करा, तो वहां पर बहुत सारे थिंकर्स आएंगे। पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, कहानी तो पूरी पता होनी चाहिए मुझे। तो ये दोनों का तरीका रहा, ये दोनों का इस बार का एग्जाम पैटर्न रहा। पेपर मेरे हिसाब से ज्यादा टिपिकल नहीं था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जितने विद्यार्थियों से मैंने बात करी उन सभी का प्रश्न पत्र जो था वो एवरेज ही गया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं मेरे जो मोर देन एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात भी है। और नॉट ओनली मेरे, ओवरऑल अगर मैं फिलोसफी के बच्चों की बात करता हूँ, वैसे भी गिने चुने हैं, ओवरऑल बात करता हूं तो उनका पेपर जो है वो ऑन एवरेज से ज्यादा ही गया है, औसत से अच्छा ही गया है। तो ये अच्छी बात भी है। तो अगली क्लास में मैं आपके सामने रिलीजियस फिलॉसफी और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी लेकर भी आऊंगा। मैंने इनके आंसर्स डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए, मेरी दो चीजें मैं हमेशा विश्वास करता हूं। पहला, कि आदर्श उत्तर लेखन जिसे आप कहते हैं, आइडियल आंसर राइटिंग होती ही नहीं है, या मॉडल आंसर राइटिंग होती ही नहीं है। पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात, यूपीएससी प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी में क्या आएगा। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कौन से सेक्शन का वेटेज इस बार बढ़ा है, और अगली बार के लिए जब मैं तैयारी करूं तो कौन सा सेक्शन फिर से वेटेज के साथ आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपसे 3-4 सेक्शंस कहता हूं, वेदांत फिर से उठेगा, योग फिर से उठेगा, तो सांख्य और योग लगभग एक ही मान लीजिए आप। मैं कहता हूं न्याय दर्शन, लेकिन लॉजिक्स के साथ ये फिर से बढ़ेगा। ये 3-4 सेक्शन है, अदरवाइज तो सारे ऑन एवरेज हैं। पुराने क्वेश्चंस भी बहुत सारे रिपीट हुए हैं, नए क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि इंडियन का सिलेबस ही छोटा सा है। ठीक है, तो आप सिर्फ पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी किस दिशा में जा रहा है। आप गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलता हूं, वो कहता सर हमें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आप मॉडल आंसर बता दीजिए, हम सिर्फ वही रटेंगे और वही लिख के आ जाएंगे। भैया आपका यूपीएससी नहीं होगा फिर। और मजेदारी देखिए, मार्केट में बुक्स मिलती है इस चीज की, जहां मॉडल आंसर्स की लिख करके किताबें बेची जाती है, और उन आंसर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वो आंसर्स किसी काम के नहीं है। मॉडल आंसर का एक ही मतलब है, जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का वैसा आपसे जवाब दे दीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दीजिए, दैट्स इट। अब ये रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति की अलग होती है, आपकी अलग होती है, मेरी अलग होती है, किसी और की अलग होती है। आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, और एग्जामिनर के विचार अलग है। एग्जामिनर को जो तरीका बताया जाता है, उसको कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए जाते हैं, वो सिर्फ वो कीवर्ड्स आपके आंसर में ढूंढते हैं। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आपका आंसर कितना इंप्रेसिव है, कैसे आपने सरल शब्दों के अंदर एक टिपिकल चीज को समझा दिया, ये एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस करता है। आपका सिर्फ एक काम है कि जो कॉपी चेक कर रहा है, मेरे हिसाब से उसे मुझे सरल भाषा में दर्शन समझाना है, बस दैट्स इट। लेकिन सरल भाषा का मतलब ये नहीं कि आम बोलीचाली की भाषा। सरल का मतलब ये है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आदर्श शब्द हैं, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, लेकिन तरीका जो हो समझाने का, मीन्स एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, इन सब का भी मैं प्रयोग करूं। तो आप सिर्फ इस पर काम कीजिए। कभी गलती ना करें कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को रट लूं और वही आंसर आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे, मैं लिख दूं और मैं पास हो जाऊंगा। ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, इसमें हम रिलीजियस और सोशल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।